Welcome again to series part 2 React interview questions. We have already covered part 1 in which we covered some basics about React interview questions. Now we are covering part 2. So let's start. So our question is right, what are the different ways to style a React component? अगर आपको कोई भी React component को स्टाइल करना है तो आप किस तरह से करेंगे? तो आपको इनलाइन स्टाइलिंग मिलती है जो कि आप एलिमेंट में जो है वो कर रहे हो, जैसे कि सपोज आपने डिव बनाया, वहां पे स्टाइल लिखा एंड देन आप वहां पे ही कर्ली ब्रेसेस लगा के दो वहां पे स्टाइलिंग कर रहे हो। एक आप यूज कर सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में आप स्टाइल करके एक जावास्क्रिप्ट का कंपोनेंट बना के वहां पे आप स्टाइलिंग कर सकते हो। आप यूजिंग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बना के भी आप उसके अंदर, जैसे कि अभी मैंने बताया, और CSS स्टाइल शीट एक अलग से आप एक फाइल बनाओ CSS स्टाइल शीट करके .css, और उसको आप इंपोर्ट करा सकते हो। एंड CSS मॉड्यूल्स, जैसे कि अगर हम लेटेस्ट अगर बात करें, लाइक हमारे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं डिफरेंट, लाइक टेलविंड CSS, और इस तरह से भी हम इसको रिएक्ट को स्टाइल कर सकते हैं। तो बहुत सारे वेज होते हैं स्टाइल करने के, वी हैव डिस्कस्ड दैट। And now our next question is how to pass data between React components. So there are different ways to pass the data in the React components. Like if you want to you send the data from parent component to child component, तो there we use props. Suppose हमें कोई हमने कार्ड कोई वैल्यू रखी है हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में, और हमें उसको पास करना है, उसको पेरेंट से चाइल्ड में पास करना है। तो हम लाइक इसमें कॉन्सेप्ट अगर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, दैट इज प्रॉप ड्रिलिंग। तो उस प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है कि हम एक कंपोनेंट में कंपोनेंट वाइज हमारे जो है डेटा को पास करते हैं, जो हमारी वैल्यूज होती है वो पास करते हैं। तो या तो हम प्रॉप्स का यूज कर रहे होते हैं, और अगर हम चाइल्ड से पेरेंट में जा रहे होते हैं तो हमारे कॉल बैक्स का यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर हम असिंक अवेट और ये इस तरीके से हम इसके अंदर डेटा को पास करते हैं। व्हाट आर हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स? तो हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स होते हैं तरीके से कि जो कि कंपोनेंट लेते हैं और एक कंपोनेंट को रिटर्न करते हैं। सपोज एक मैंने हाई ऑर्डर कंपोनेंट बनाया, एक बटन का कंपोनेंट बनाया, एंड उसको मुझे काफी कंपोनेंट्स में यूज करना है, तो देयर आई विल यूज द हायर ऑर्डर कंपोनेंट। मैं एक बटन को हायर ऑर्डर कंपोनेंट बना दूंगी, और उस कंपोनेंट को फिर मैं जहां मेरा मन करेगा उस बटन को यूज करने का, एंड आई विल यूज देयर। सो दैट इज अ हाई ऑर्डर कंपोनेंट जो कि एक नया कंपोनेंट रिटर्न करता है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द कंपोनेंट लाइफ साइकिल? डिफरेंट डिफरेंट फेजेस क्या है कंपोनेंट लाइफ साइकिल के? तो वेरी फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन। लाइक सपोज अगर आपने कोई वेब पेज चलाया, तो वो जब वेब पेज पे जाएगा, मतलब ब्राउजर पे जाएगा, तो वहाँ पे इनिशियलाइज होना स्टार्ट होगा, फिर माउंटिंग होंगे, क्योंकि हमारे जो भी डॉम एलिमेंट्स है वो धीरे बाय डे, मतलब डिव बाय डिव एक दूसरे से अलाइन होना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे माउंटिंग होगा। अगर हमने कुछ अपडेट कर रहे हैं, हम सपोज हम कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और हमने कुछ वैल्यू अपडेट कर दिया, कुछ कर दी, तो अपडेट होगा, वो माउंटिंग होगी फिर अपडेट हो रहा होगा। लेकिन जब हम उसको क्लोज कर देंगे तो वो अनमाउंट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमने जो डॉम स्ट्रक्चर बनाया है वो फिर से डी स्ट्रक्चर होने लग जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट phases होते हैं component life cycle के। And next question is what are the life cycle methods of React? So life cycle methods, जैसे कि आप अपने जब भी आप कोई भी अगर प्रोग्राम लिख रहे होते हो React के अंदर, तो सपोज हर चीज में एक वे होता है, लाइक ऊपर आज आप कुछ भी डिफाइन कर रहे होते हो, फिर आप अपना फंक्शन लिख रहे होते हो, फिर आपने अपना हुक्स बनाया होता है, फिर आपने जैसे यूज स्टेट यूज इफेक्ट आपने हुक्स को यूज किया होता है, फिर आप रिटर्न कर रहे होते हो अपना फंक्शन को। तो ये एक मेथड होता है कि यार, हाँ, कि अगर जब भी एक प्रोग्राम चल रहा है तो पहले हुक्स रन करेंगे एंड देन फंक्शंस रन करेंगे। तो ये एक मेथड है लाइफ साइकिल का, ठीक है। इसमें एग्जांपल दिया है, इफ यू आर डेवलपिंग द यूट्यूब एप्लीकेशन, then the application will make use of a network for buffering the videos, and it consumes the power of the battery. Okay, after playing the video, if the user switches to any other application, then you should make sure that the resources like network and battery are being used most efficiently. You should stop and pause the. So that's a little about life cycle methods of React. So yeah, we are going to next. So yes, now next question is explain about types of hooks in React.
So there are several types of hooks if you have started some basic project. So maybe you have used the use state hook and use effect hook. So these are kind of primary hooks and other hooks as well. Like let me explain these two hooks first. Use state basically used to retrieve the data within a component, and use effect component basically used to show यूज इफेक्ट कंपोनेंट जो है वो यूज किया जाता है जिससे कुछ भी अगर कोई भी कंपोनेंट रेंडर कर रहे हो तो वो रेंडर होने के बाद कैसा शो होगा उसको यूज इफेक्ट हुक से शो किया जाता है. And some other hooks are like use context, use reducer, use memo, use callback. So all these hooks, basically these hooks we use at some advanced projects, and in the basic projects somewhere we use the use state and use effect only. So yeah, so next question is differentiate react hooks versus classes. So after हमारा जो वर्जन 16 था react का, उसके बाद काफी चेंजेस आए. पहले हम लोग क्लास कंपोनेंट्स पे बहुत वर्क करते थे, बट वर्जन 16 में ये हुआ कि हुक्स इंट्रोड्यूस हुए फंक्शनल कंपोनेंट्स में. तो उससे जो क्लास कंपोनेंट की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो फंक्शनल कंपोनेंट में भी लाई गई, और काफी हद तक बहुत सिंप्लीफाई किया गया हुक्स के थ्रू. तो रिएक्ट हुक्स की अगर हम बात करें तो इनको फंक्शनल कंपोनेंट्स में ही यूज किया जाता है. क्लासेस जो होते हैं वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं. रिएक्ट हुक्स की बात करें तो इसको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता कोई भी कंस्ट्रक्टर या कुछ भी ऐसा नहीं बनाना पड़ता, बट क्लासेस में एक प्रॉपरली चीजों को दिखाया जाता है और एक स्ट्रक्चर वाइज दिखाया जाता है. हुक्स के बारे में बात करें, अगर आप कोई भी स्टेट यूज करोगे तो आपको उसमें दिस कीवर्ड का यूज नहीं करना होता है, बट क्लासेस में आप दिस कीवर्ड का यूज आप करते हैं. एंड जैसे कि हमने बात किया यूज स्टेट फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस ही फंक्शनल कंपोनेंट्स में की गई हुक्स के थ्रू, एंड जो कि बेसिक पहले जो था वो फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू मैनेज किया जाता था. तो दीज आर सम बेसिक डिफरेंस, बट आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो फंक्शनल कंपोनेंट्स में हुक्स के थ्रू हम हमारा काम को ज्यादातर मैनेज हम करते हैं. ओके. एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिएक्ट राउटर. सो रिएक्ट राउटर एक तरह से हमारी जो रिएक्ट है वो एक लाइब्रेरी है, वैसे ही रिएक्ट राउटर भी एक लाइब्रेरी है जो हम अपने रिएक्ट कोई भी हमारा अगर प्रोजेक्ट है उसमें हम इसको इंस्टॉल करते हैं. और रिएक्ट राउटर भी हमें काम ये करवाता है कि अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो उसको बहुत ही स्मूथली नेविगेट हमें करवाते हैं रिएक्ट राउटर. तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम जब भी अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं रिएक्ट का, तो ये एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल करते हैं, रिएक्ट राउटर बोल की जो लाइब्रेरी है. और फिर कोई भी अगर हमें पेज को नेविगेट कराना होता है तो हम app.js में जाके इस रिएक्ट राउटर्स को लगाते हैं, जिससे कि एक लिंक बनाया जा सके कि अगर हमें इस पेज से इस पेज पे जाना है तो कैसे हम जा सकते हैं. तो इसके लिए हम राउटर्स को यूज करते हैं. और अगर हम कंपोनेंट की बात करेंगे तो हम कैसे करते हैं कि राउटर्स हम लगाएंगे, फिर राउट, ऐसे करके हम उस पूरे कंपोनेंट को बनाते हैं. तो ये हमारा राउट बोलते हैं हम बेसिकली रिएक्ट राउटर. अब ये है कि कैन रिएक्ट हुक रिप्लेसेस रिडक्स. क्या रिडक्स को रिप्लेस कर पाएंगे रिएक्ट हुक? तो रिडक्स पहले हम देख लेते हैं. रिडक्स एक तरह से क्या होता है, स्टेट मैनेजमेंट का एक वेयर हाउस है जहाँ पे पूरे, अगर हम बहुत बड़ी जब एप्लीकेशन पे बात काम कर रहे होते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट पे हम जब काम कर रहे होते हैं तो हम रिडक्स का यूज करते हैं. तो हम रिडक्स से क्या करेंगे, हम सारी की सारी जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं जो भी कंपोनेंट्स में है उसको हम मैनेज करते हैं. बट इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या रिएक्ट जो हमने हुक की बात करी जो यूज स्टेट भी एक तरह से काम कर रहा है, यूज स्टेट क्या कर रहा है, विद इन कॉम्पोनेंट के स्टेट्स को मैनेज कर रहा है, विद इन स्टेट के डेटा को मैनेज कर रहा है. और रिडक्स क्या है, पूरी एप्लीकेशन के जितने भी डेटा उसको मैनेज करता है. तो हम बोलेंगे कि यार प्रॉपरली रिप्लेस तो नहीं किया जा सकता, बट समवेयर हम काफी हद तक हुक्स भी यूज करते हैं, लेकिन काफी बार हमें अगर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी जब हमारे कोड की बढ़ जाती है तो हम रिडक्स भी यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो इसका ये सिंपली आंसर होगा. कुछ कुछ हम अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट. कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है कि सब अगर आपने अगर एपीआईज में काम किया होगा तो एपीआईज में क्या होता है कि जब हम उसको कोई भी एपीआई को फेच कर रहे होते हैं तो हम उसमें कुछ कंडीशंस लगाते हैं कि अगर हमारी एपीआई फेच हो गई तो ठीक है, वरना देन लगा के हम फिर कंडीशंस लगाते हैं कि इफ अगर ऐसा होता है तो ऐसा आप हमें रिटर्न करिए और अगर ऐसा होता है तो ऐसा रिटर्न करिए.
तो हम कंडीशनल रेंडरिंग वो होती है कि जब हम रिएक्ट के कंपोनेंट्स बना रहे होते हैं, तो जब हम कंडीशंस का यूज कर रहे हैं, इफ एल्स का या कोई भी तरीके के हम कंडीशंस का जब यूज कर रहे हैं, तो उसको हम कंडीशनल रेंडरिंग बोलते हैं रिएक्ट में। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट अ सिंपल रिएक्ट हुक एग्जांपल प्रोग्राम। तो देखो, अगर हमें कोई भी रिएक्ट का हुक बनाना है, यूज स्टेट की हम बात करते हैं, तो देखो जब भी हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं, जैसे फंक्शन हुक, और फिर हम ब्रेसेस लगा रहे होते हैं, फिर रेंडर कर रहे होते हैं हम नीचे एक लाइन के अंदर, तो रेंडर के ऊपर और उस फंक्शन के नीचे हम जितने भी हमारे हुक्स होते हैं, वहां पे हम उसको वो करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ टू क्रिएट अ स्विचिंग कंपोनेंट फॉर डिस्प्लेइंग डिफरेंट पेजेस। तो स्विचिंग भी एक तरह से राउटिंग में यूज होता है, इसको हम आप डॉट जेएस में काम करवाते हैं इसका, जिसमें अगर हमें कोई भी पेज से एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो उसको हम स्विच के थ्रू हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू री रेंडर द व्यू व्हेन द ब्राउजर इज रीसाइज्ड। अगर हमारा ब्राउजर है वो रीसाइज हो चुका है, तो हमें फिर री रेंडर कैसे कराओगे। तो हमने लाइफ साइकिल मेथड पढ़े थे, अगर आपको पता होगा, तो उसमें हमने देखा था कि माउंटिंग होता है, फिर अपडेटिंग होता है, फिर रीमाउंटिंग। तो हमने रीसाइज किया, तो हमने अपडेट किया, अपडेट करने के बाद फिर से वो माउंट होगा। तो इस तरह से ये चल रहा है, बट ये इतना नहीं आएगा, क्योंकि इसका हम ज्यादातर यूज क्लास कंपोनेंट्स में यूज करते हैं। और आज के टाइम पे अगर कोई भी कोई भी कंपनी वर्क कर रही है, तो वो ज्यादातर फंक्शनल कंपोनेंट पे कर रही है, तो इट्स ओके टू लीव दिस। बस ये पता होना चाहिए कि लाइफ साइकिल मेथड्स पता होने चाहिए। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट ये है, हाउ टू पास डेटा बिटवीन सिबलिंग कंपोनेंट्स यूजिंग रिएक्ट राउटर। अगर हमें डेटा को कैसे पास करेंगे, तो हमें दो तरीके होते हैं हमारे डेटा पास करने के। एक तो हम अगर विद इन कंपोनेंट अगर पास करें, लेकिन सिबलिंग कंपोनेंट बोल रहे हैं इसमें, तो हम प्रॉप्स के थ्रू पास करते हैं। इसमें हमने एग्जांपल भी देखा है कि अगर मैंने एक कंपोनेंट बनाया है हमारा होम पेज का, इसमें मेरा एक डेटा है, सॉरी, तो ये डेटा है, ये प्रॉप, अगर इसमें हमें प्रॉप पास करना है, तो हमने जैसे ये बनाया यहाँ पे nav लिंक बनाया, और जैसे हमने कंपोनेंट में अबाउट पेज किया, ये जैसे कंपोनेंट में होम पेज किया, तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रॉप्स का पास करते हैं। यहाँ पे हम पहले तो हमारा यहाँ पे डिफाइन कर देंगे पाथ और ये सब, फिर हमें क्या वहाँ पे रेंडर कराना है, फिर यहाँ पे हम उसको पास कर रहे होते हैं एज अ प्रॉप्स। तो इस तरह से प्रॉप्स की पासिंग होती है यहाँ पे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड हमने दो वीडियोस में जो भी बेसिक एक बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है, वो हमने कवर कर लिया है। अगर आपके इंटरव्यूज में और तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे वो लिख सकते हैं। तो इन फ्यूचर अगर हम और वीडियो बनाते हैं, तो हम उसको कवर करेंगे, बट ऑन माय बिहाफ आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो कि रिएक्ट में पूछे जाते हैं। इससे ऊपर अगर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो, या आप एक दो साल के एक्सपीरियंस के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, तो नहीं पूछे जाते हैं। बट अगर आप अगर एक्सपीरियंस हो चुके हो, तो वैसे भी आपका प्रैक्टिकल होता है, तो इंटरव्यू में तो इतना में आपका हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। एंड अगर आपको वो वीडियो पसंद आई, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। सो दैट्स इट।